है क्यों इस बार मायावती उपचुनाव में एंट्री यूपी की 10 सीटों पर डिसाइडेड फैक्टर साबित हो सकती है। 5 पॉइंट्स में समझिए। दोस्तों, हम इस खबर का जो है आपके लिए पूरी तरह से जानकारी, पड़ताल, रूबरू साक्षात्कार कराएंगे। तो दोस्तों, खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। खबरें वेबसाइट सूत्रों के हवाले से अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए साक्षात कराएंगे इस बड़ी खबर से। आदाब, मैं असरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से रूबरू कराते इस खबर से। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने के हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ और सियासी तापमान बढ़ गया है। उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाने वाली मायावती की अगुवाई वाली बसपा की एंट्री क्या बस इस बार यूपी की 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी हुआ नहीं है और सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं भी हो चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी बसपा की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। मायावती की अगुवाई वाली बसपा कानपुर की सीसामऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर समेत कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बसपा हालिया नाम का जो है कर चुकी है और जो है लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट कर रह गई है। ऐसे में सवाल है कि उपचुनाव के अक्सर दूरी बनाने वाली मायावती के हाथी की चाल उपचुनाव के नतीजे कितना प्रभावित कर पाएंगे। पार्टी कैसे 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है, इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। जीतने के बाद ज्यादा वजूद है। बसपा इस बार उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं है। बसपा खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए 10 सीटें हैं। फार्मूले के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। ये उपचुनाव जिस तरह से सपा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए, वैसे ही स्थिति बसपा के साथ नहीं है। बसपा के लिए ये उपचुनाव जीत से ज्यादा वजूद की लड़ाई माने जा रहे हैं। जीत से ज्यादा टैग हटाना लक्ष्य। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी और वोट शेयर गिरकर सिंगल डिजिटल में आ गया, तो उसके पीछे प्रमुख वजह बीजेपी की बी टीम वाले टैग को बताया गया। उपचुनाव से दूरी बनाने वाली पार्टी चुनाव कार्यक्रम में ऐलान से पहले ही मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, तो उसके पीछे ये टैग हटाने की कोशिश भी प्रमुख वजह बताई जा रही है। एनडीए और इंडिया डीआईए दोनों के लिए खतरा। राजनीति विश्लेषक अबू तिवारी ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद बसपा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए खतरा साबित हो सकती है। बसपा उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बीजेपी सपा ही मायावती पार्टी की भूमिका ठोको पॉलिटिक्स वाली हो सकती है। बसपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी का नुकसान पहुंचाएगी, तो कुछ सीटों पर फायदा। तो नुकसान कुछ सीटों पर सपा को भी इसके लिए जाटव तक सीमित हो गए। आपने वोट बेस को दलित मुस्लिम के पुराने शेप में लाने के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है वही। यही वजह है कि मायावती लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कभी बीजेपी तो कभी सपा पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी सपा का जातीय गणित। बसपा के उपचुनाव में मैदान में आने जाने से अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले का डी यानी दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डिस्टर्ब कर रह सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला, जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से दोनों ही गठबंधन को दर्जन भर से अधिक सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। त्रिकोणीय लड़ाई में खतरे के साथ संभावना भी। बसपा की एंट्री के उपचुनाव की सीधी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए खतरे के साथ संभावनाएं भी बन सकती हैं। जो भी पार्टी अपना वोट बैंक एकजुट रखने में सफल रही, उसके जीतने की संभावना बढ़ रही है। यानी उपचुनाव में कहाँ किसको जीत मिलती है, ये एक हद तक बसपा के प्रदर्शन भी निर्भर करेगा। बसपा किस सीट पर बीजेपी और सपा से किसे
डेल्ट करती है उस सीट का नतीजा तय करने में भी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। किन सीटों पर होने हैं उपचुनाव? उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर सपा और विधायक थे। सूबे की फूल खैर, गाजियाबाद, मजबा, मीरपुर, बिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद विधायकों के इस्तीफे के रिक्त सीटों के साथ ही कानपुर की सीसा-मऊ सीट 10वीं सीट से सीसा-मऊ से 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी जीते थे। आपराधिक मामले की वजह से सोलंकी सदस्यता रद्द हो गई थी। क्या इस मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? यूपी में दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर मायावती ने उठाए सवाल। तो किस तरीके से सवाल उठाए? उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी की है जिसमें सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इस आदेश पर बीएसपी चीफ मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या इसके मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से ये सभी दुकानदारों को दुकान के सामने अपना नाम लिखने का आदेश जारी किया गया है। योगी सरकार के इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने ऐसा ही फैसला कांवड़ यात्रा के समय भी लिया था, उसका फायदा क्या हुआ किसी को पता नहीं है। मायावती ने आगे कहा कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्तरां, ढाबों में मालिक मैनेजर का नाम पता के साथ कैमरा लगाना अनिवार्य करना खास सुरक्षा के लिए कम जनता का ध्यान भटकाकर चुनावी राजनीति ज्यादा है। उन्होंने कहा वैसे खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आज को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून है, फिर भी सरकारी लापरवाही और मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार से पूछा कि अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आज से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? तिरुपति मंदिर में प्रसाद जम के लड्डू में मिलावट का जिक्र करते हुए कहा कि इसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति की बात, अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन है, ये चिंतन जरूरी है। सरकार ने क्या आदेश जारी किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 सितंबर को निर्देश दिया था कि सभी दुकानों के मालिकों को अपने दुकान पर अपना नाम पता के साथ साथ दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। सीएम ने खाद्य पदार्थों में थूकना और पेशाब करने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों के स्वास्थ्य और प्रतिकूल असर करती हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना ना हो। हरियाणा में किंग मेकर बनने की रेस में पार्टियां दिखी। दुष्यंत, मायावती, चंद्रशेखर, अभय गोपाल कांडा और आम आदमी पार्टी में कौन कौन? हरियाणा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही अब तक सीधी लड़ाई होती आई है। दोनों पार्टियां मुख्य तौर पर ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और जाट वोट बैंक को साधने के लिए जोर लगा रही है। वहीं अनुसूचित जाति एससी भी इस बार चुनावों में निर्णायक फैक्टर हो सकती है। दोस्तों, ये जो है संबंधित खबरें हैं जिनकी मैं जानकारी आपके हवाले करने का प्रयास कर रहा हूँ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और इस बार 5 कोणीय मुकाबले देखने को मिल रहा है। मैदान में 70 और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो और जननायक जनता पार्टी भी सत्ता के समीकरण बनाने के लिए दाव पेच लगा रहे हैं। इनेलो में इस बार गोपाल कांड को हिलोपा और बसपा से अलायंस किया गया। ने भी चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी काशीराम से गठबंधन किया है, यानी दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दलितों को साधने की कवायद कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां किंग से ज्यादा किंग मेकर बनने की रेस लगा रही हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब तक सीधी लड़ाई होते हैं और वे दोनों पार्टियां मुख्य तौर पर ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और जाट वोट बैंक को साधने के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति एससी भी इस बार चुनाव में निर्णायक फैक्टर हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी भी इस बार चुनाव में निर्णायक फैक्टर हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एससी की आबादी
10 साल से बीजेपी, ऐसे की आबादी करीब 20% है। चूंकि हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ऐसे में एंट्री इनकम्बेंसी के चलते हरियाणा में वोटिंग का अलग पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी हैं और प्राथमिकता में रखे जा रहे हैं। एएपी का खुला ऐलान किंगमेकर बनने जा रहे हैं। किस तरीके से आम आदमी पार्टी में तो खुलकर कह दिया कि वो किंगमेकर बनने जा रही है, उसके साथ समर्थन के बिना नई सरकार नहीं बनेगी। एएपी ने पहली बार सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 के चुनाव में एएपी ने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और हार का सामना करना पड़ा था। हाल में ही लोकसभा चुनाव में भी एएपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी और कांग्रेस के समर्थन से कुरुक्षेत्र सीट पर सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो बीजेपी के नवीन जिंदल से चुनाव हार गए थे। अब विधानसभा चुनाव में एपी के अकेले मैदान में कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी और जेल से रिहा होकर आए एपी संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा का छोरा बताकर खुद को जनता के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एपी का फोकस एनसीआर से सटे जिलों से में ज्यादा देखा जा रहा है। पार्टी इस बार दिल्ली और पंजाब से सटे इलाकों में कुछ कमाल होने की उम्मीद जता रही है। दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। जेजेपी ने डेब्यू में भी चमत्कार कर दिया और जाट वोट बैंक के दम पर 10 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी सत्ता के जादुई आंकड़ों से थोड़ा दूर ठहर गई, कुल 40 सीटें जीती। जेजेपी किंगमेकर बनी और बीजेपी से अलायंस कर नई सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार सीएम बने थे और दुष्यंत चौटाला पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए। हालांकि इस साल आम चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में उठा पटक हुई और बीजेपी ने न सिर्फ बीजेपी से अलायंस को तोड़ दिया बल्कि खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। इस दरमियान बीजेपी और बीजेपी के बीच कई बार मतभेद देखने को मिला। जेजेपी ने कृषि कानून और अग्निपथ योजना का विरोध किया। पहलवान के मुद्दे पर भी अलग राय देखने को मिली थी। दुष्यंत चौटाला ने भी बीजेपी के साथ आगे अलायंस करने से इनकार कर दिया था। इस चुनाव में जेजेपी अपने नए गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 20 सीटें आजाद समाज पार्टी के लिए छोड़ी है। जेजेपी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई और हरियाणा की राजनीति में खुद को पावर सेंटर के रूप में साबित करने की चुनौती है। इस साल की शुरुआत में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद से जेजेपी को कई झटके लगे हैं। 10 में से 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और 3 से पार्टी से दूरी बना ली है। पार्टी में बचे 3 विधायकों में दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला और अमरजीत टांडा शामिल हैं। इस गठबंधन की नजर जेजेपी के जाट समर्थन आधार पर आजाद समाज पार्टी के जरिए दलितों को साधने पर टिकी है। दुष्यंत ने इनेलो से अलग होकर जेजेपी लॉन्च की थी। जेजेपी ने सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ा था और पूरे राज्य में 0.87% वोट हासिल किए थे। अभय चौटाला और मायावती गोपाल कांड इनेलो के कार्यधर्ता पूर्व सीएम को ओम प्रकाश चौटाला और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला हैं। इनेलो पहले ही मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। गठबंधन के नेताओं ने अभय चौटाला दुष्यंत के चाचा को सीएम फेस घोषित किया। अभय इनेलो से एकमात्र निर्वर्तमान विधायक हैं। 2024 को लोकसभा चुनाव में इनेलो ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कुल 1.84% वोट शेयर हासिल किया था। आगामी विधानसभा चुनाव पर दोनों पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार के सदस्य कर रहे हैं। राजनीति जानकारों का कहना है कि साल 2019 की तरह हरियाणा में भी निर्दलीय और छोटी पार्टियों की भूमिका अहम हो सकती है। ऐसे किंगमेकर बनी थी जेजेपी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पहले यानी 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 36.7% वोट शेयर हासिल किया था, लिहाजा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस का वोट शेयर 28.2% था। तीसरे नंबर पर दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी जेजेपी रही। जेजेपी ने 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती थी। हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1% से भी कम वोट हासिल
वोट शेयर हासिल कर सिर्फ एक सीट जीती थी, जबकि 7 निर्दलीय भी चुनाव जीते थे। लेकिन किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए 46 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं हुआ था। ऐसे में जेजेपी किंगमेकर बनी थी। बीजेपी ने जेजेपी हरियाणा लोकहित पार्टी और निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनाई थी। पार्टियों ने बदली चुनावी रणनीति। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों में कड़ी टक्कर रही। बीजेपी ने 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती और 46.1% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस ने शेष 5 सीटों पर 5 सीटें जीती और उनमें 43.60% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी का वोट शेयर 58% था। हालांकि इस बार 12% का नुकसान हुआ है, जबकि 2019 में कांग्रेस को 28.4 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को 15.3% वोट शेयर का फायदा मिला है। इन रुझानों के बाद हरियाणा में राजनीतिक दल नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए कई मंत्रियों समेत मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। बुरे दिनों में भी याद आते हैं दलित आकाश आनंद के बाद अब मायावती का कांग्रेस पर निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने कहा, पार्टियां अपने अच्छे दिनों में तो दलित को याद करती हैं, फिर इनको अधिकांश दरकिनार ही कर देती हैं। इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी चीफ मायावती जातिवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बसपा चीफ ने कहा, देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रम से ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने कहा, पार्टियां अपने अच्छे दिनों में तो दलितों को याद करती हैं, फिर इनको अधिकांश दरकिनार ही कर देती हैं। इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आकाश आनंद भी साथ चुके हैं निशाना। बता दें, कुछ दिन पहले ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। आकाश ने कहा था कि हुड्डा के समर्थन ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही, फिर वो एक बड़ी दलित नेता, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए। मायावती ने आगे कहा कि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टी से अलग हो जाना चाहिए था। अपने समाज के ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के कमजोर वर्गों के आत्म सम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले दलित। उन्होंने कहा कि बाबा साहब से प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर दलित उत्पीड़न के मामले में उपेक्षा तथा न बोलने देने की स्थिति में सामान व स्वाभिमान के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की ही सलाह है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य जातिवाद पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के खिलाफ हो रही हैं। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया। ऐसी संविधान आरक्षण, SC, ST, OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। नाराज शैलजा और मायावती की एंट्री। हरियाणा में दलितों के बिगड़ते समीकरण क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? ओपनिंग। हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मजबूत से लड़ रही, लेकिन ऐन उसी वक्त ऐसे भी घटनाएं हुई जो कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी भी इन्हीं में से एक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन बीच में ऐसे कुछ राजनीतिक तत्वों की घुसपैठ हो गई जो दोनों दलों में से किसी के लिए ठीक नहीं है। माना जा सकता है ऐसे तत्वों से दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। बात अलग है कि कौन ज्यादा नुकसान उठाता है और कौन मजबूती से अपने को बचा लेने में सफल रहता है। बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद की तो हरियाणा में माहौल बना ही चुके थे। अब मायावती की एंट्री हुई है और ऐसे वक्त हो रही है जब कांग्रेस की कमजोर करीब कुमारी शैलजा की नाराजगी भी सरेआम हो चुकी है। भले ही वो कितनी भी सफाई क्यों ना देती, फिर मायावती का हरियाणा में कितना असर होगा।
आबादी के हिसाब से देखें तो दलित वोटर सबसे बड़े किंग मेकर नजर आते हैं, बशर्ते वे कहीं एक जगह पोल हो। हरियाणा की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 20% 2% और कुल 17 सीटें ऐसी वोट के लिए आरक्षित है। शहरी इलाकों से मुकाबले गांव में भी आबादी ज्यादा है। मुश्किल ये कि दलित वोटर पर मायावती का प्रभाव यूपी की तरह हरियाणा में भी काफी घटा है। 2009 में बीएसपी का वोट शेयर 6.7%, लेकिन 2019 में घटकर वो 4.2 पर पहुंच गया था। बीएसपी जहां हरियाणा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, इंडिया INLD 53 सीटों पर चुनाव मैदान में। विधानसभा की 20 सीटें ऐसी भी हैं जहां चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी के युवा के चेहरे आकाश आनंद हरियाणा में कांग्रेस को राहुल गांधी आरक्षण पर बयान से लेकर जुए कुमारी शैलजा के खिलाफ बने माहौल को लेकर पहले ही घर घेर रहे मायावती भी कहने लगी, कांग्रेस और अन्य जातिवाद पार्टियां शुरू से ही दलित आरक्षण के विरोध रही। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान आरक्षण SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। और इसके साथ ही कुमारी शैलजा को बीएसपी में जाने की सलाह दी जाने लगी। बीएसपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ऐसा ही पेशकश कर चुके हैं। विधानसभा का टिकट न मिलने से कुमारी शैलजा नाराज तो हैं, लेकिन कह रही है कि शैलजा कांग्रेस में थी, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगी। कांग्रेस मेरा कमिटमेंट है, कांग्रेस मेरी विचारधारा है, कांग्रेस हमारा नेतृत्व है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा किससे नुकसान बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में कूद पड़ी है और दो गठबंधन भी अलग अलग हैं। आम आदमी पार्टी मुकाबले में कूद पड़ी और दो गठबंधन भी अलग थे। चुनाव मैदान में एक गठबंधन दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और नगीना सांसद भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद के बीच है। दूसरा गठबंधन चौटाला परिवार की पार्टी INLD ने यूपी की बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती के साथ किया है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल भी एक्टिव में कहने लगे हैं, हरियाणा में जिसकी भी सरकार बने उनकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। हर सूरत में किंग मेकर तो आम आदमी पार्टी ही रहेगी। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल मायावती दोनों ही राजनीतिक सक्रियता एक ही दिशा में काम कर रही है और दोनों कांग्रेस के लिए ही नुकसानदेह साबित होगी, फायदा बीजेपी को होगा। तो दोस्तों ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया, रूबरू कराया, साक्षात्कार कराया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी और अच्छी लगी। अगर आप सभी दर्शक खबर से जो है सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।